फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि हम गेस्टाल्ट स्कूल के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। सो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों ने परसेप्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और इनकी परसेप्शन की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो हमने परसेप्शन की थ्योरी को भी यहाँ पे हमने डिटेल में हमने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स में हमने समझा है। सो इसके बाद हम अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एज अ सिस्टम के रूप में हम अब समझेंगे, क्योंकि हमने परसेप्शन की थ्योरी को हमने समझ रखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं टर्म्स पर बेस्ड हैं, इसलिए मैंने उनको पहले मैंने करा दिया। और अब ये चीज़ें, ये टॉपिक्स हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ें बहुत ही ईजिली हमें समझ में आ जाएंगी। सो आज की इस वीडियो में हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एक सिस्टम के रूप में देखेंगे, एक सिस्टम के रूप में जानेंगे कि साइकोलॉजी की इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, क्या इसके मेथड्स हैं, इनके अनुसार क्या सिलेक्शन का क्या नियम है। सो इस तरह से हम इसको देखेंगे। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एक तंत्र के रूप में या एक सिस्टम के रूप में हम ये 6 पार्ट्स में बांट कर डिवाइड करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विधियाँ, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स एंड अभिगृहित पोस्टुलेट्स, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, नेचर ऑफ डेटा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और संबंध का नियम। तो इस 6 भाग में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा एवं इसकी विधियाँ, डेफिनेशन एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स गेस्टाल्टवादियों ने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया है और इसके लिए कौन सा मेथड इन्होंने इम्पॉर्टेंट या अच्छा इन्होंने बतलाया है। सो यहाँ पे मैंने बस मेन चीज़ों को ही लिया हुआ है। और मैं बता दूँ कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके होते ही होते हैं। मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई तो जारी रखें ही रखें, साथ ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। उससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, क्वेश्चंस का नेचर आप समझ पाएंगे और उसकी प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो हम यहाँ देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो गेस्टाल्टवादी थे, जब गेस्टाल्टवाद स्टार्ट किया गया था, तो जो वर्थाइमर, कोहलर और कोफका के द्वारा जब गेस्टाल्टवाद की स्थापना की गई थी, तो उस समय उन मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी को इमीडिएट एक्सपीरियंस ही माना था, तात्कालिक अनुभूति ही माना था कि मनोविज्ञान क्या है, एक तात्कालिक अनुभूति है, एक तात्कालिक रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो आगे जैसे जैसे ये डेवलप होता गया, इसमें और भी मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद स्कूल में जुड़ते गए, तो उन्होंने फिर इसमें अपने अपने थॉट्स दिए, जिनमें कि कर्ट लेविन का नाम यहाँ पे फेमस है। कर्ट लेविन भी एक बहुत अच्छे गेस्टाल्टवादी हैं और इन्होंने व्यवहार को भी मनोविज्ञान को मुख्य विषय वस्तु माना। मीन्स तात्कालिक अनुभूति तो थी ही थी, आगे चल करके गेस्टाल्टवाद के अनुसार मनोविज्ञान जो था वो तात्कालिक अनुभूति के साथ साथ व्यवहार का भी विज्ञान माना जाने लगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तात्कालिक अनुभूति और व्यवहार का विज्ञान है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम इसकी विधियों की बात करें, अगर इसके हम मेथड्स की बात करें, तो इन्होंने भी और प्रीवियस साइकोलॉजिस्ट की तरह ही इन्होंने भी तात्कालिक अनुभूति के अध्ययन के लिए अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और प्रयोग विधि को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्होंने बतलाया है। तो मोटा मोटी आपको बस यही ध्यान रखना है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनोविज्ञान तात्कालिक अनुभूति और व्यवहार का विज्ञान है, और इन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और प्रयोग विधि को इन्होंने इम्पॉर्टेंट बतलाया है। सो आगे हम देख लेते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। व्हाट इज़ पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स या अभिगृहित क्या है? सो पोस्टुलेट्स में हम देखते हैं कि गेस्टाल्टवादियों के कुछ विचार थे। गेस्टाल्टवादियों का, क्योंकि हमने परसेप्शन की थ्योरी में देखी, या फिर आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, हम लर्निंग पढ़ेंगे, हम थिंकिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम गेस्टाल्ट थ्योरीज़ को हम वहाँ पे भी देखेंगे। तो हमने देखा कि गेस्टाल्टवाद का जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो उसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने के लिए इन्होंने अपनी ही थ्योरी को 2 भाग में बांटा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक के अंतर्गत इन्होंने समग्रता पर बल दिया है, जो कि गेस्टाल्टवाद का सोल है, जो कि स्टार्टिंग से गेस्टाल्टवाद कहते आ रहे हैं कि समग्रता ही संपूर्णता है। किसी भी वस्तु का परसेप्शन
उसके अंशों का योग नहीं बल्कि समग्रता है, एक समग्र उसका परसेप्शन है और जो कि उसके अंश की विशेषताओं से भिन्न है। तो ये चीज़ें तो स्टार्टिंग से हम इसको देखते चले आ रहे हैं। तो प्राथमिक पोस्टुलेट्स या अभिगृहित में इन्होंने इसी पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी पोस्टुलेट्स या अभिगृहित की बात करें तो इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में जो समग्रतिकता का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इसमोर्फिज्म की थ्योरी हमने जो पढ़ी थी मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के बारे में हमने जो पढ़ा था, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और ख़ास करके परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के हमने जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स हमने जो पढ़े थे, केंद्रीय नियम पढ़े थे, वो इसमें सेकेंडरी पोस्टुलेट्स में आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर मैंने डिटेल में एक एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लें। मैं आई बटन में इनका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आप मेरी वीडियो के लास्ट में दिखने वाले प्लेलिस्ट को आप ओपन करके आप ज़रूर देखें। वहाँ पे मेरी ये सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ पे इस टॉपिक के लगभग 23-24 क्लासेस हो चुके हैं, तो आपको वो सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। सो आगे हम देख लेते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको समकृतिकता का सिद्धांत और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम आपको बहुत ही क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम सेकेंडरी पोस्टुलेट्स की बात करें तो इसमें इन्होंने इनसाइट थ्योरी, जो कि हम लर्निंग में आगे पढ़ेंगे, इनसाइट थ्योरी को भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। सो आगे हम देख लेते हैं माइंड बॉडी प्रॉब्लम। सो इन्होंने मन और शरीर के बारे में इनका क्या थॉट रहा है। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं, जैसे अगर हम वुंड की बात करें या फिर हम अगर टिचनर की बात करें या फिर हम फ्रायड की बात करें, तो इन सभी ने माइंड और बॉडी को एक समानांतर चलने वाली प्रक्रिया, चलने वाला प्रोसेस ही माना है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। गेस्टाल्टवाद का भी यही मानना है कि माइंड और बॉडी जो है वो एक साथ चलते हैं, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से, अगर हम हमारी प्रीवियस थ्योरी को देखेंगे, जैसा कि हमने वुंड की थ्योरी हमने देखी थी या फिर हमने टिचनर की थ्योरी हमने देखी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि उन्होंने, या फिर फ्रायड की थ्योरी में भी उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है। लेकिन हम गेस्टाल्ट थ्योरी में देखते हैं कि इन्होंने माइंड बॉडी को बहुत अच्छे से, इन्होंने इसको समानांतरवाद तो माना ही माना है, साथ ही साथ में इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने प्रत्यक्षित या मानसिक क्षेत्र और मस्तिष्कीय क्षेत्र के बारे में भी इन्होंने बतलाया है। मेरी लास्ट वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, फील्ड डायनेमिक्स की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने इन चीज़ों को समझा था। और साथ ही साथ हमने समाकृतिकता का सिद्धांत के बारे में भी मेरी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। सो वहीं पे हमें ये डिफ़ाइन हो जाता है, वहीं से हमें ये समझ में आ जाता है कि इन्होंने समानांतर मन और शरीर को समानांतरवाद माना है और इसको बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन भी किया है। इसको हम इनके समाकृतिक इसमोर्फिज्म के सिद्धांत में और हम इनके फील्ड डायनेमिक्स में, इन थ्योरीज में हम जाके हम इनको देख सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ डेटा। गेस्टाल्टवादियों ने के अनुसार आंकड़ों का जो स्वरूप है वो क्या रहा है। सो हम देखते हैं कि गेस्टाल्टवादियों ने तात्कालिक अनुभव को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना और इसके लिए इन्होंने प्रयोग और अंतर्निरीक्षण विधि को महत्वपूर्ण माना है और इसी अनुभव से प्राप्त आंकड़े को उन्होंने डेटा माना है। मीन्स ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मली हम देखते हैं कि मीन्स हमें जो भी, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो हमें जो भी डेटाज मिलते हैं, जो भी आंकड़े या फिर जो भी रिज़ल्ट हमें मिलता है, वो हमारा डेटा होता है। या फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप में, तो उसके बाद हमें जो भी रिज़ल्ट मिलता है वही हमारा डेटा होता है। तो इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का नियम। इसकी पूरी व्याख्या हम देखते हैं कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम के द्वारा होती है। मीन्स चयन का नियम किस तरह से काम करता है। सो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन की या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की थी। वहाँ पे हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स को हमने देखा था, समझा था। तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि चयन का नियम हमारा किस तरह से काम करता है। और इसी के साथ ही फिगर और बैकग्राउंड का भी कॉन्सेप्ट आया है, जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। और इन्होंने चयन के नियम को जन्मजात माना है। मीन्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गेस्टाल्टवादियों ने के अनुसार हमारा जो परसेप्शन होता है या हमारी जो लर्निंग होती है वो
बाय बॉर्न होती है या बाय बर्थ होती है, इन्होंने जन्मजात इन चीज़ों को माना है। सो हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे सिद्धांत हमने देखे, जैसे समरूपता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, इस या फिर सुडॉल का सिद्धांत, इस तरह से उत्तम आकृति का सिद्धांत, इस तरह से हमने बहुत सारे उसमें प्रिंसिपल्स देखे थे। तो वहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन का नियम जो है वो किस तरह से काम करता है। इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन, संबंधता का नियम। इसके बारे में इन्होंने बतलाया है कि अन्य संप्रदायों के समान ही तात्कालिक अनुभूति और व्यवहार के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कारकों पर बल डाला है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन के बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कही हैं। इन्होंने जो बाकी संप्रदाय, जो बाकी स्कूल्स ने जिस तरह से इसकी व्याख्या की है प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन की, कि हमारा जो बिहेवियर होता है या फिर हमारा जो तात्कालिक अनुभव होता है, हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस और हमारा जो बिहेवियर होता है, उसके पूर्ववर्ती मीन्स उसके पहले के कारक, क्या रीज़न है, क्या कारक रहे हैं हमारे रिस्पॉन्ड करने के, या फिर उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्ड हो सकता है, हमें कैसी अनुभूति आगे हो सकती है। इसी के आधार पर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन का रूल इन्होंने या प्रिंसिपल इन्होंने दिया हुआ है। सो हम इसको देखते हैं कि एक सिस्टम के रूप में गेस्टाल्टवाद यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि गेस्टाल्टवादियों ने परसेप्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, परसेप्शन की थ्योरी भी हमने यहाँ पे देखी, और इसके साथ ही हमने एक सिस्टम के रूप में गेस्टाल्टवाद को देखा। सो हमारा ये गेस्टाल्टवाद स्कूल यहाँ कंप्लीट होता है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब तो एग्ज़ाम के डेट्स भी आई थिंक बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।